नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, कल का जो सेशन था उसके अंदर हमने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में चर्चा की। किस प्रकार से द्विघात समीकरण बनती है, उसका क्या रूप होता है, कैसी द्विघात समीकरण होती है, हमने उसके बारे में चर्चा की। कुछ प्रश्नों के अंदर हमने ये देखा कि कौन द्विघात है या कौन द्विघात नहीं है, उसके बारे में चर्चा की। और कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न आपको दे रखे थे, उनसे हमने द्विघात समीकरण बनाई थी। आज के इस सेशन के अंदर हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, हल करने की कौन सी विधि आपकी बुक के अंदर दे रखी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा करें तो देखो, द्विघात समीकरण हल करने की आपको गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा आपके बुक के अंदर दे रखी है। अब गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल करेंगे, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण जो होती है वो होती क्या है, उसका व्यापक रूप क्या है। तो देखो, कल हमने बात की थी, क्या बात की थी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इस रूप को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो अज्ञात राशि x इसके अंदर मैंने ले रखी है, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए भाई? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। अगर 2 से ज्यादा है तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से कम है तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। अब इसके हल करेंगे हम किससे? गुणनखंड विधि से। तो देखो, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे व्यंजक को हम क्या कर देंगे भाई? गुणनखंडों में क्या कर देंगे? विभक्त कर देंगे और उसको क्या कर देंगे? बराबर 0 कर देंगे। और एक गुणनखंड इधर होगा और एक गुणनखंड इधर होगा। इन दोनों का गुणनफल क्या है? 0 है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दो राशियों का मान गुणा में अगर 0 है तो ये केवल और केवल कब संभव हो सकता है? या तो a का मान 0 हो या क्या हो? b का मान 0 हो। दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तभी इनका रिजल्ट जो गुणा है वो क्या आएगा भाई? आपके 0 आएगा। तो हम यहाँ पर जो गुणनखंड बनेंगे, उन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और प्रत्येक गुणनखंड को हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे और अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेंगे। अब ये किस प्रकार से भी ये प्रक्रिया होती है, हम प्रश्नों के माध्यम से इसको और अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो देखो, हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो आपकी आ जाती है प्रश्नमाला 4.2, यानी इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नमाला आपके दे रखी है। इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण को हल कीजिए। बात एक ही है। अब यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न दे रखा है आपके, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या करना है? इसके मूल ज्ञात करना है। कैसे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड में हम करेंगे क्या कि ये जो व्यंजक हैं आपके बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो व्यंजक दे रखा है उसको क्या करेंगे? हम गुणनखंडों में तोड़ देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए देखो, अगर हम व्यापक पद की बात करें तो ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो b है, जो x की एक घात का जो गुणांक है b है, इसके आपको ऐसे दो टुकड़े करने रहते हैं, अगर उनको जोड़े घटाएं तो वापस b आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए भाई? b आ जाना चाहिए वापस। और यदि गुणा कर दें तो a गुणा c आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? a गुणा c आ जाना चाहिए। a b c यहाँ पर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखो, किसके टुकड़े करेंगे? b के टुकड़े करेंगे। और यहाँ पर b कौन है? 3 है। क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पर 3 के ऐसे टुकड़े करने वाले हैं कि उनको जोड़े घटाएं तो वापस b मतलब -3 आ जाए। और गुणा कर दें तो AC मतलब x² का गुणांक और c का गुणनफल आ जाए। यानी x² का गुणांक कितना है? 1 और c कितना है? -10।
यानी गुणा करने पर आपके -10 आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितने आ जाना चाहिए, माइनस के 3 आ जाना चाहिए। आपको ऐसे 2 टुकड़े चाहिए। बताओ भाई ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं? सर 3 के ऐसे 2 टुकड़े मैं करूँ तो मेरे को 5 और 2 दिखता है। कितना दिखता है? 5 और 2 दिखता है। गुणा करूँगा तो 10 आ रहा है और इसको घटा दूँगा तो 3 आ रहा है। अभी हमारा काम बना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चिन्ह सहित चाहिए। क्या चाहिए? चिन्ह सहित। तो देखो माइनस के 3 बचना चाहिए। तो माइनस के 3 कब बचेंगे? जब बड़ी संख्या माइनस में लेंगे हम। यानी माइनस का 5 और प्लस के 2 करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। और इन दोनों को गुणा करेंगे, -5 और +2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 10 आ जाएंगे। यानी -3 के आपने ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, कौन-कौन से? -5 और 2। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो अब हम क्या करें, इनके टुकड़े करके इनको लिख देते हैं, है ना? कैसे लिखेंगे देखो, तो देखो बराबर में मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो माइनस का 5x और एक क्या हो गया प्लस का 2x और एक हो गया -10 इसमें दे रखा है बराबर 0। देखो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल मैंने -3x को बदल कर लिखा। अगर अपन वापस हल करके पीछे जाते हैं तो सेम एज इट इज आ जाएगा। माइनस के 5x में प्लस के 2x जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 3x बच जाएगा। केवल -3x को ही मैंने मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया। अब आगे चलें अपन, तो देखो आगे ये 2 पद देखूं मैं और ये वाले 2 पद देखूं, इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा हो। जैसे इसके अंदर x है, इसके अंदर भी x है, कॉमन है दोनों में। इसके अंदर 2 है और 10 के अंदर भी क्या है? 2 है, क्योंकि 10 कैसे बना होगा? 2 इंटू 5 करके 10 बना होगा। इसका मतलब 10 के अंदर भी क्या है? 2 है। तो जहां-जहां भी आपको कॉमन नजर आता है, हम वहां-वहां से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो देखो इन दोनों का कॉमन हो गया आपके पास x। अगर इसमें से x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक x बच जाएगा। ठीक है। अब देखो माइनस का माइनस, 5 गुणा x है, x को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया भाई? 5 बच गया। ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने प्लस के साथ क्या कॉमन ले लिया? 2 ले लिया। 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया। माइनस के माइनस, और 10 में क्या है? 2 गुणे 5 है। 2 बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेंगे भाई? 5 बच जाएंगे। और इस तरह से हम हमारे स्टेप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखो वापस से हम इन दोनों को देखें, सर इस बार तो हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि x माइनस 5 क्या आएगा? कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूं? x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया। इस पूरे पद में से x माइनस 5 बाहर आ गया तो क्या बच गया? x बच गया। या प्लस x माइनस 5 बाहर आ गया तो क्या बच गया सर? प्लस के 2 बच गए, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है। क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ से आपको समझना होता है कि ये कोई संख्या है और ये भी कोई संख्या है, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य आ रहा है, ये केवल तभी संभव है, या तो ये वाला मान क्या है? शून्य है, या फिर ये वाला मान क्या है? शून्य है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? हम दोनों को शून्य मान लेंगे कि कोई भी शून्य हो, इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए भाई? शून्य आना चाहिए। तो पहली बार लेंगे हम x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, और दूसरी बार में क्या करने वाले हैं? x प्लस 2 बराबर 0 करने वाले हैं। यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा भाई? माइनस के 2 आ जाएंगे। और इस प्रकार से आपको दी गई द्विघात के मूल प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो प्रत्येक प्रश्न में आपको x के 2 मान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घातांक कितना है? 2 है। तो इसके मूल भी कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। अगर x की घात 1 है तो x का मान 1 मिलेगा। x की घात 3 है तो आपको अधिकतम x के कितने मान मिलेंगे? 3 मान यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। आई थिंक आपने पहले सवाल से अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या द्विघात समीकरण है, कैसे इसके टुकड़े करने हैं, कैसे कॉमन लेना है, कैसे गुणनखंड बनाना है, फिर उनको अलग-अलग शून्य के बराबर करने पर हमें 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, जो कि क्या है? दी गई द्विघात के मूल हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों को इस चैप्टर के अंदर हल करना है। अब हम वन बाय वन करके एक-एक प्रश्न को आगे चल के हल करते हैं।
तो देखो, जो सेकंड नंबर का जो प्रश्न आता है आपके पास, सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6, कितना है, माइनस 6। अब यहाँ पर b का मान कितना है भाई, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है, आप x का गुणांक क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यानी 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि जोड़ें या घटाएं तो 1 आ जाए, और गुणा करें तो a गुणा c, a गुणा c, देखो a की जगह 2 है और c की जगह माइनस के 6 है, यानी a गुणा c का मान कितना हो गया भाई, माइनस के 12 हो गए। यानी कि आपके एक संख्या तो माइनस का 12 है और एक संख्या क्या है, एक। टुकड़े किसके करना है आपको, एक के करना है। तो एक के ऐसे टुकड़े बताओ आप कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, एक आ जाए, और गुणा कर दे तो कितने आ जाए, 12 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको 4 और 3। देखो 4 तिया 12 हो गया 12, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी प्लस के 4 लेंगे और माइनस के क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखो हल करो, प्लस का 1 आ गया जो घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आ गया, माइनस के 12 आ गए। बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन प्रश्नों की तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीजें आने लगेगी कि इसके टुकड़े क्या हैं। अब देखो कर देते हैं वही इसको हल। तो ये हो गया 2x², ये लिख दिया मैंने प्लस के 4x, और ये लिख दिया माइनस के 3x, और ये हो गया माइनस के 6 बराबर 0। देखो प्लस के 4x में से माइनस के 3x कटेंगे तो प्लस का x बच जाएगा। यानी मैंने केवल x को बदलकर इस तरह से लिख दिया। अब बिल्कुल आसान है, इसमें और इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम 2x को कॉमन लेंगे। 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक x बच गया। फिर क्या है प्लस, फिर 4 में से 1 2 बाहर चल गया तो यहाँ 2 बच गया, और x बाहर आ गया तो और कुछ बचा नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, मुझे सर 3 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 3। क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। x भी आ रहा है क्या, नहीं, x केवल यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन ना आकर के आएगा, 3 आएगा। तो चिन्ह सहित माइनस के 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ x बच गया, ये माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे। क्योंकि 6 के अंदर क्या है, 3 गुणा 2 है, क्या है, 3 गुणा 2 है। तो 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, और बराबर हो गया आपका 0। अब तो सिंपल है, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। या तो इसका मान 0 है या फिर इसका मान 0 है, तभी तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप अलग अलग बराबर करके चलेंगे तो x प्लस 2 को 0 मानेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2। और अगर आप 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, 3/2। यहाँ पर x के आपको 2 मान प्राप्त हो गए। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2, पहले का दूसरा। अब चलते हैं अपन पहले के तीसरे की तरफ, है ना। अब इसमें थोड़ा सा रूट वूट आ गया, आप है ना देख के ऐसा सोचेंगे, सर अब इसके रूट के टुकड़े कैसे करें, इसके रूट के टुकड़े कैसे करें। तो आपको रूट के टुकड़े नहीं करने हैं भाई, आपको टुकड़े करने हैं किसके, 7 के करने हैं। किसके करने, 7 के करने हैं। और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, वापस 7 आ जाना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इसका और इसका गुणनफल। यानी देखो ये 5 रूट 2 का गुणा मैं रूट 2 से करूं तो ये होगा 5 रूट 2 कितना हो गया, 2 बराबर कितना, 10। यानी मुझे ऐसे टुकड़े चाहिए जिन्हें गुणा करें तो 10 आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब ये तो सिंपल है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो ये हो गया रूट 2 x² प्लस, मैं लिख दूं यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप, 2x प्लस 5x लिख देता हूँ, है ना, बराबर हो गए 5 रूट 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर ये रूट 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, क्योंकि रूट 2 के अंदर क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 है। तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया आपका रूट 2, x कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, x, और प्लस यहाँ क्या बच गया भाई, रूट 2 बच गया। यहाँ से प्लस मैंने 5 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x, और यहाँ से 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, रूट 2
बराबर 0। अब देखो इन दोनों के अंदर आपको स्पष्ट रूप से कॉमन नजर आ गया होगा x प्लस रूट 2, और यहाँ क्या बच गया 2, सॉरी ये बच गया आपके पास रूट 2x प्लस 5 बच गया, बराबर क्या हो गया 0। अब इसको अलग 0 के बराबर करेंगे और इसको क्या कर देंगे अलग शून्य के बराबर करेंगे, तो ये हो गया भाई x प्लस रूट 2 बराबर 0, यानी x का मान हो गया कितना माइनस के रूट 2 हो गया। फिर कितना हो गया रूट 2x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0, तो x का मान कितना हो गया -5 बटे रूट 2 हो गया। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। क्लियर है? सिंपल से प्रश्न है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये बटा वाला आ गया, बटा वाला आ गया, तो अब क्या करें सर, ये तो बहुत कठिन सा लग रहा है, इसको कैसे हल करेंगे, कैसे टुकड़े करें, कैसे गुणा करें, तो भैया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे आप समीकरण को ही बदल दो ना। समीकरण का गुण होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों को यदि किसी संख्या से गुणा कर दें तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मैं यहाँ से इसको 8 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 8 हट जाएगा, और इसको भी 8 से गुणा कर दूंगा, यानी दोनों पक्षों को 8 से गुणा कर दूंगा। तो देखो इस पूरी राशि को मैं 8 से गुणा करूंगा और इस राशि को भी किससे गुणा करूंगा 8 से गुणा करूंगा। जब इस इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड को 8 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 2 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 से गुणा होगा तो 8 एक्स हो जाएगा, और ये 8 से गुणा होगा तो 8 से 8 कट जाएगा और 1 बचेगा, बराबर 0 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा वापस 0 आ जाएगा। अब समीकरण हो गई आपकी कौन सी 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो अब टुकड़े किसके करने हैं आपको 8 के करने हैं, तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16 गुणा 1 आना चाहिए, मतलब 16 आना चाहिए। गुणा करने पर 16 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 8, तो सिंपल है 4 और 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो दोनों 4 आपको माइनस के लेने पड़ेंगे। ये हो गए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ कितना 4x कॉमन लिया तो ये हो गया 4x माइनस 1 बच गया, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कॉमन लूंगा भाई एक कॉमन लूंगा, क्योंकि एक तो दोनों के अंदर ही है, किसी के भी गुणा में एक को मान सकते हैं। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया था प्लस के 4x और माइनस का 1 बच गया बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, और इधर क्या बचा 4x और इधर क्या बचा माइनस का 1 बराबर 0। समान पद आ गए तो दोनों को अलग अलग हम क्या कर देंगे भाई 0 के बराबर कर देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ x बराबर आ जाएगा 1/4, और यहाँ भी x बराबर कितना आ जाएगा 1/4, और इस प्रकार से आपको दो आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान है ना। आप देखें, प्रैक्टिस करें और चीजों को समझें, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये क्लासेस बहुत बढ़िया लगती हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले, और वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे हम पूरी कक्षा 10 की गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं। फिर देखो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 1 का 5वां। इस बार टुकड़े करने हैं आपको 20 के। किसके टुकड़े करने हैं 20 के टुकड़े करने हैं। जोड़ने घटाने पर 20 आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर 100 गुणा 1 मतलब 100 आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े सिंपल हैं, कौन कौन से 10 और 10। कितने हो जाएंगे भाई 10 और 10, ये हो गया 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। कॉमन ले लें तो ये हो गया 10x कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x माइनस 1, क्या बच गया 10x माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा भाई 10x माइनस 1 बचेगा। देखो 10x मैंने कॉमन लिया तो 10 100 में से बाहर आया तो कितना बच गया 10, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो ये क्या क्या बच गया x, यानी 10x बच गया, और यहाँ से 10x पूरा बाहर आ गया तो ये क्या बच गया 1 बच गया।
इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे। इसका माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 10x बच गया। इसमें से एक माइनस बाहर चल गया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस बचेगा, और ये कितना हो गया, 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 10x माइनस यहाँ क्या बच गया, 1 बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। और दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया, 1/10। दूसरा भी क्या है, 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, 1/10। और यही क्या है आपके आंसर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 2। क्या आ जाता है, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न के अंदर क्या है, अब तक आपने जो प्रश्न संख्या 1 देखा था उसके अंदर द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। यहाँ पर द्विघात समीकरण स्पष्ट रूप से दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। और ये तो हम द्विघात समीकरण बनाना तो हम चैप्टर नंबर 1 इसके 4.1 में ही सीख चुके हैं, कैसे द्विघात समीकरण बनाई जाती हैं। जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखा है वैसे वैसे पढ़ेंगे, वैसे वैसे काम करेंगे तो द्विघात समीकरण आपके सामने बन जाएगा। फिर उसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। तो देखो क्या बनता है, पढ़ें इसको। देखो पढ़ते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो ये हो गया उदाहरण 1। जॉन और जीवंती दो व्यक्ति हैं, कितने, दो। एक तो जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, एक तो है जॉन और एक कौन है, जीवंती। जीवंती, ठीक है। दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। मान लिया मैंने जॉन के पास कितने हैं, x है। जॉन के पास कितने कंचे हैं, x हैं। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x होंगे। ओके, देखो यहाँ पर हम y भी मान सकते हैं, लेकिन y मानेंगे तो फिर चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। आप जॉन के कंचे x मान लो और जीवंती के कंचे y मान लो, और x प्लस वाई बराबर कितने कर दोगे, 45। लेकिन ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। हमें बात किसकी करनी है यहाँ पर, द्विघात समीकरण जो एक ही चर में होती है। तो हमने अगर x मान लिया तो फिर x के अलावा हम दूसरा चर नहीं मान सकते, नहीं तो प्रश्न ही अलग टाइप का हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो मैंने जॉन को कितने कंचे दिए, x कंचे दिए, टोटल कितने हैं, 45। तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x बचे। अब देखो अब क्या होता है, अब उनके पास देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसने 5 कंचे खो दिए तो ये कितने हो गए, x माइनस 5 बचे इसके पास। इसने 5 कंचे खो दिए तो इसके पास कितने बचे, 45 माइनस x माइनस 5 खो दिए तो कितना बचा इसके पास, कितना बचा भाई ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और इसके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अब प्रश्न क्या कहता है कि कंचे खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। यानी इसके पास x माइनस 5 है और इसके 40 माइनस x है, और इनको गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। तो देखो यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ, ये हो गया x माइनस 5 और ये हो गया 40 माइनस x बराबर कितना हो गया, 124 हो गया। हल करें इसको, इसको x को 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, ठीक है। x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो x को 40 से करेंगे तो प्लस के 40x, x को माइनस x से करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे तो कितना हो, 40 पंजे 200 हो जाएंगे, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर देखो माइनस 5 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 124 हो गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो ये 40 और 5 कितने हो गए, 45, ये हो गया। पहले तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, दो घात वाले पद को। फिर एक घात वाला पद कितना हो गया, 45x हो गया, 40 और 5 45 हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस के 200 हो गए, और 124 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 124 बराबर क्या हो गया,
0 हो गया। अब पूरी समीकरण को मैं x से गुणा माइनस 1 से गुणा कर दूं तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मुझे एक्स स्क्वायर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। इसको माइनस से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे माइनस के 45x। और इन दोनों को हल करें हम, देखो ये जुड़ने पर कितने आएंगे, जोड़ो इनको 200 और 124 कितनी हो गई 324, लेकिन माइनस के थे और माइनस से गुणा कर दिया अपन ने, तो अब किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 324 हो जाएंगे। यानी कुल मिला के आपका समीकरण बन गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं ले लेता हूँ, तो देखो ये बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर बन के आ जाता है। अब क्या करना है आपको, 45 के टुकड़े करने हैं। किसके टुकड़े करने हैं, 45 के टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ें और घटाएं तो 45 आ जाए, और गुणा करें तो कितना आ जाए भाई, 324 आ जाए। कितना आ जाए, 324 आ जाए। तो 45 के ऐसे दो टुकड़े बन जाते हैं आपके पास 36 और 9। कितने, 36 और 9। और मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस के 324 बराबर कितना हो गया, 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 बच गया। यहाँ से इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है तो x माइनस, इसमें से 9 बार कटेगा। देखो 324 क्या है, 36 गुणा 9 करेंगे तो 324 आ जाता है। 9 हमने बाहर निकाल लिए तो कितना बच गया, 36 बच गया इसके अंदर, और बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो x माइनस 36 आपका सीधा सीधा कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच जाता है, x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से मैं क्या करूं, x माइनस 36 को क्या कर दूं 0, और x माइनस 9 को भी क्या कर दूं 0। यानी x बराबर कितना आ गया 36, या x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, यदि जोन के पास 36 कंचे हैं तो फिर उसके पास कितने बचे, जीवंती के पास 9 बचे। लेकिन यदि जोन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, फिर 36 होंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणा कितना हो 182। मान लिया मैंने पहली संख्या जो है वो x है साहब, और दूसरी संख्या क्या होगी फिर, है y नहीं माननी है। y मान लोगे तो चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमें चर की संख्या एक ही रखनी है। अब देखो संबंध क्या दे रखा है, एक संख्या दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। अगर एक x है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। ओके। और प्रश्न में क्या कह रखा है कि इनका गुणा, यानी x गुणा 27 माइनस x का गुणा कितना हो जाएगा भाई, 182 हो जाता है। इसको हल कर लेंगे अपन, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 182। इनको भी उधर ही भेज दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इनके टुकड़े कर देंगे, तो आपको ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिनको जोड़ें घटाएं तो 27 आ जाए, और गुणा करें तो कितना आ जाए, 182 आ जाए। ऐसे दो टुकड़े हैं आपके पास 13 और 14। क्या है भाई, 13 और 14। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, और x माइनस 13 बच गया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 14, तो यहाँ क्या बच गया x, और 13 गुणा 14 82 होता है। 14 मैंने बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा होगा, 13 बचा होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x बच गया। यहाँ क्या बचा, माइनस के 14 बचे, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य आ गया, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक संख्या क्या है, शून्य है। हमें पता नहीं है तो हम दोनों को शून्य कर देंगे, यानी x माइनस 13 बराबर 0, और x माइनस 14 बराबर क्या हो गया, 0। यानी x बराबर क्या हो गया, 13, और x बराबर क्या हो गया, 14। क्या हो गया भाई, 14 हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं वो, एक तो 13 है और एक क्या है, 14 है। क्योंकि इन दोनों का योग करके देखो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ओके। अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के क्या कहता है, देखो दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365। देखो क्रमागत धन पूर्णांक,
धन पूर्णांक का मतलब हो गया 0 से बड़ी होंगी यानी पॉजिटिव संख्या। और क्रमागत है, इसका मतलब क्या है, एक के बाद एक आ रही है, यानी कोई संख्या एक है तो उसकी क्रमागत अगली क्या होगी, 2, अगली क्या होगी, 3, अगली क्या होगी, 4, यानी +1 करके चल रही है। तो मैं मान लेता हूं कोई भी क्रमागत एक संख्या x है तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1 होगी। क्या होगी भाई, x+1 होगी। होगी कि नहीं होगी, ये दोनों क्या होगी, क्रमागत संख्या है। और क्या है, कैसी धनात्मक है, यानी x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा है। और प्रश्न कहता है कि इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिए और योग कर दें तो क्या कितना आ जाता है, 365 आ जाता है। क्लियर है मामला। हल करें इसको, एक्स स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 365 हो गया। अभी कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इस 365 को इधर लाएंगे तो माइनस के 365, और +1 है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 364 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। सभी में 2 का भाग दे दें तो समीकरण थोड़ी हल्की हो जाएगी। मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 364 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, ये चल गया एक बार, कितना बच गया, 1, 8 दूआ 16 और 2 दूआ 4 बराबर 0। ये तो वापस 182 आ गया, कितना आ गया, 182 आ गया। और लेकिन इस बार एक बचना चाहिए तो वापस से हम क्या ले सकते हैं, 13 और 14 ले सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस का 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 हो गया, माइनस के 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया, ये 14 बराबर 0 हो गया। और यानी यहाँ x कॉमन आएगा, कितना आएगा भाई, x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बच गया, माइनस के 13 बराबर 0, यानी x का मान आ गया आपका एक तो 13 और x का मान आ गया माइनस के 14। अब देखो इस मान को हम हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि x का मान क्या है, धनात्मक है, यानी x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो x का मान क्या सही है, x बराबर 13, यानी एक संख्या 13 है तो अगली संख्या क्या होगी, 14 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक आंसर तो आ गया आपका 13 और दूसरा आंसर क्या हो गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 5, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना, अच्छे से समझेंगे इसको। समकोण त्रिभुज की बात करिए, किसकी, समकोण त्रिभुज की बात करिए। देखो मान लो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ना वो आधार से कम है, आधार मान लिया मैंने, है ना, आपको दिख नहीं रही होगी इसमें, ऊंचाई ज्यादा दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप प्रश्न के अनुसार मान लो कि यदि आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊंचाई इस आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण का मान कितना है भाई, 13 है। कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो फिर क्या करना है, दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है आपको, यानी x चाहिए और x माइनस 7 का मान आपको चाहिए। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। हल करें, ये हो गया 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस के 14x हो गया, है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो थोड़ा और हल करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये 169 बराबर 2x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 14x और प्लस के 14। ठीक है, इसको भी उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 49 माइनस के 169। तो थोड़ा और हल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 घट जाएंगे 169 में से तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस के 120, कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। इसमें 2 का भाग और दे देते हैं हम,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस के 60 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। माइनस के 14x और माइनस, तो माइनस के 7x माइनस 60 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करें, अब 7x के टुकड़े करने हैं आपको, तो क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 7 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, माइनस के 60 आ जाना चाहिए। तो बताओ ऐसे दो टुकड़े, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटेंगे तो 7 हो जाएंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर क्या हो गया, 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 बच गया, प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ बचेंगे बराबर 0। वापस से इसमें और इसमें x माइनस 12 कॉमन आ गया और ये क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ से x के दो मान आ गए, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे। अब देखो x बराबर -5, ये क्या है, लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये मान क्या है, गलत और ये मान क्या है, सही। यानी इसका आधार कितना आ गया आपका, 12 आ गया, और तो फिर लंबाई ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इससे 7 कम, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब चलते हम इस प्रश्नावली का जो लगभग अंतिम सवाल है, इसके बाद और सवाल नहीं है। चलो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक कुटीर उद्योग, कोई भी उद्योग है, कोई भी फैक्ट्री है, वो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। मान लेते हैं अपन, माना माना एक दिन में निर्माण निर्माण बराबर कितना है, x बर्तन होगा। कितने बर्तन बनाता है, x बर्तन बनाता है। फिर देखो, एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की, मतलब एक बर्तन बनाने की जो निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखो मैं निकालता हूं, एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर, एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर क्या होगी, क्या होगी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x के 2 गुने, मतलब 2x से 3 अधिक है, मतलब 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। समझ में आ रही बात। एक फैक्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है, मान लिया कितने बर्तन बनाती है, एक्स बर्तन बनाती है। फिर क्या कह रहा है कि एक दिन ये देखा गया, क्या देखा गया कि एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या एक्स के 2 गुने यानी 2x से 3 अधिक, यानी 2x प्लस 3 है, यानी एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी हो गई, 2x प्लस 3। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत मतलब सारे बर्तनों की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, 2x प्लस 3। कितने बर्तन बनाती है, x, तो टोटल लागत कितनी हो गई, कुल बर्तन और एक बर्तन का मूल्य, यानी कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की लागत, यानी 2x प्लस 3। और प्रश्न के अनुसार ये कितनी है भाई, कितनी है, 90 है। इसको थोड़ा सा हल कर ले हम, तो देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसके दो टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े करने हैं भाई, कि आपको 3 के टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए भाई, 3 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 90 दुआ 180 आ जाए। ऐसे दो टुकड़े करने हैं। ऐसे दो टुकड़े हैं आपके कौन कौन से, 12 और 15। इसको क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के
15x माइनस के 90 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 6। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 15 और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आ गया आपका x माइनस 6 और यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 15 हो गया। अब यहाँ से x के मान आएंगे आपके, x बराबर एक तो क्या आ गया 6 आ गया और इससे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -15/2। अब देखो x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x क्या माना हमने, x हमने माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है। तो क्या बर्तन नेगेटिव होंगे, नहीं हो सकते। यानी एक दिन में कुल कितने बर्तनों का निर्माण हो रहा था, 6 बर्तनों का निर्माण हो रहा था। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा कि निर्मित बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x और बराबर कितना है 6। एक उत्तर तो ये हो गया। और प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर कितनी मानी थी हमने, 2x प्लस 3 मानी थी और यहाँ पर 2 गुणा 6 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगी। एक बर्तन की लागत कितनी आ जाएगी, 15 रुपये आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम जल्दी ही एक्सरसाइज 4.3 लाएंगे और इस प्रश्नावली को हम खत्म कर देंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे इस प्रश्नमाला से अब तक कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए एग्जाम बोर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।